नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार के तमाम कामकाज और 7 साल की कामयाबियों पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। वो मन की बात में बोल रहे। एक तरफ सत्ता पक्ष और सरकार लगातार अपने कामकाज और उपलब्धियों को गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने कई सवाल दाग दिए हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। जी हां, चाहे वो कोरोना का मामला हो या फिर 7 साल में जहां सरकार बड़े फैसले, बड़ी उपलब्धियां सब कुछ गिना रही है, वहीं विपक्ष हर बड़ी नाकामी पर सरकार से गंभीर सवाल पूछ रहा है। आज हमारे साथ जुड़ रहे संबित पात्रा। जी हाँ, डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुप्रिया श्रीनेत मोर्चा संभालेंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन इससे पहले कि दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत हो, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 5 साल बाद दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने आज से ठीक 2 साल पहले 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मतलब ये कि कुल मिलाकर मोदी सरकार के लगातार 7 साल पूरे हो चुके हैं और जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए यह गर्व का विषय है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जश्न तो नहीं मनाया, लेकिन पार्टी ने इसे सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अमृतसर में 101 परिवारों को फ्री राशन बांटा गया, तो श्रीनगर में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। बीजेपी के लिए बेशक ये संतुष्टि और उपलब्धि का वक्त है, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष की इस खुशी से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। पहले मन की बात में प्रधानमंत्री को सुनिए, उन्होंने अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने पर क्या कहा। इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। उनके बेटे बेटियां उजाले में, पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गांव अब पक्की सड़क से शहर से जुड़ गया है। सात साल हो गए देश को एक नाकाम, नाकारा और नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए। मेरा देश भुगत रहा है। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। साफ है साथियों कि देश 7 सालों की मोदी सरकार की निर्मित बदहाली प्रधानमंत्री जी ने देश को जो इन 7 वर्षों में मजबूती प्रदान की है वो उल्लेखनीय भी है और सच में देश को दुनिया में स्थापित करते हुए भारत के नाम को आगे बढ़ाना, इस काम को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य संभव हो पाया। लोगों की मांगे बहुत ही कम होती है। सबको अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला नहीं बनना है देश में, बस रोजगार चाहिए ठीक से। तो ये सरकार ने आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या 7 साल में देश की जनता को ये सब मिला है? मुझे लगता है उस पर बहुत काम करने की जरूरत।
एक और जहां बीजेपी संबित पात्रा, 7 साल सरकार के, आप कह रहे हैं मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और विपक्ष का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मेरा देश भुगत रहा है, बीजेपी देश के लिए हानिकारक रही है 7 सालों में। देखिए अंजना जी, कांग्रेस का जवाब मैं बाद में दूंगा, मगर चूंकि आपने एक बहुत बड़े चैनल में मुझे मौका दिया है, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, देश के लिए भी बड़ा दिन है, उनका सरकार है, तो मैं चाहता हूं कि मैं 10-15 सेकंड जो है उपलब्धियों पे कहूं, फिर कांग्रेस का जवाब दूंगा। पहली बात है, 4 पिलर्स हमारे देश के, चाहे किसान, चाहे गरीब, चाहे मजदूर और चाहे हम सब मिडिल क्लास के लोग, ये जो पिलर्स हैं देश के, उनके लिए क्या किया है। किसानों के लिए आपने अभी देखा कि विपरीत परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रचंड उत्पाद खाद्यान्न का 30.54 लाख करोड़ टन, ये इस प्रकार का उत्पाद पहली बार 5 बार से हो रहा है, पहली बार कंसेक्यूटिव 5 टाइम्स से हो रहा है। इसके ऊपर विदेशों में स्टडी भी हो रही है। किसान इतना बड़ा उत्पाद तभी कर सकता है जब किसानों को देश का समर्थन मिलता है, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे वो सिंचाई योजना के माध्यम से किस प्रकार 4.75 लाख हेक्टेयर से 11.56 लाख हेक्टेयर तक जमीन ये बढ़ोतरी हुई है सिंचाई में, चाहे वो आप देखिए जो बजट था, पहले आप देखिए 2013-14 में किसानी का बजट 21,933 करोड़ था, जिसको बढ़ा करके वो 5.5 टाइम्स बढ़ोतरी हुई और 1,23,017 करोड़ ये मोदी जी के समय में हुआ है। ठीक उसी प्रकार गरीबों के लिए क्या किया है मोदी जी ने, आयुष्मान भारत। आप सोचिए प्रत्येक गरीब परिवार आज अपना ट्रीटमेंट 5 लाख तक का वो अपने ट्रीटमेंट को मुफ्त में ले सकता है किसी भी हॉस्पिटल में। दूसरी बात, उज्ज्वला, 5 करोड़ से अधिक परिवारों तक गैस सिलेंडर पहुंचाना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, और हर जगह जो है वो सड़क पहुंच चुकी है, आज बिजली भी पहुंच चुकी है। जन धन योजना के माध्यम से 43 करोड़ लोगों के अकाउंट को खोलना, ये विश्व का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्रोग्राम है। मजदूर, मिनिमम वेज 1948 के नियम के हिसाब से चलता था, पहली बार 2020 में मोदी जी ने मिनिमम वेज को चेंज करके मजदूर को सशक्तिकरण उनका किया है। और अंत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो मिडिल क्लास और जो साधारण लोग हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको जान के खुशी होगी लगभग 16 लाख करोड़ रुपए आज तक ट्रांसफर हो चुके हैं। यही वो कांग्रेस पार्टी जिनके खुद के प्रधानमंत्री मानते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे ही नीचे पहुंचते हैं, आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही पहुंचता है। बहुत बड़ा स्कीम है। और अंत में कांग्रेस का जवाब, आप मुझे बताइए 2014 से आज तक कभी भी कांग्रेस ने यह कहा हो कि मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने अच्छा काम किया है, जो पहली बार उन्होंने आलोचना की। आज रणदीप जी की मैं 3 शब्दों को सुन रहा था, उन्होंने कहा नाकाम, नासमझ, नाकारा। मैं आज आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, जब मैं ये 3 शब्द इस्तेमाल करता हूं, नाकाम, नासमझ और नाकारा, जो पहली छवि आपके मन में आती है वो किसकी छवि आती है? मैं नाम नहीं लूंगा, बस आप छवि चिंतन करिए। हम विकास के साथ और सबके साथ, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके पास तो नाकाम, नासमझ और नाकारा है ही, बाकी मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है। जल्दी से सुप्रिया श्री नेता आपके पास आते हुए, कैसे भुगत रहा है देश? कांग्रेस पार्टी को लग रहा है नाकाम, नकारा सरकार है, कैसे भुगत रहा है देश? स्टूडियो के बाहर सड़क पे चले जाइए और पता चल जाएगा कि देश कैसे भुगत रहा है। उसकी कुछ आंकड़े और कुछ तस्वीरें आपको बता देती हूँ। कोरोना काल की तो बाद में बात में करूंगी। प्रॉब्लम्स हमारी देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे युवाओं के लिए कोरोना के पहले ही मोदी जी की देन थी। अर्थव्यवस्था 8% से ऊपर ग्रो कर रही थी जब इनकी सरकार आई। अर्थव्यवस्था कोरोना के पहले ही 4.2% पर आकर अटक गई थी इनकी नाकामियों के कारण। किसने नोटबंदी करी थी? किसने गब्बर सिंह टैक्स लगा के छोटे मझोले उद्योगों को खत्म कर दिया था? इन लोगों ने। अब तो खैर
अब कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई है, गिर नहीं रही है, संकुचन हो रहा है, वॉल्यूम इज श्रिंकिंग। और ये एक आंकड़ा नहीं है, अर्थव्यवस्था का आंकड़ा बताता है लोगों का समृद्ध होना, लोगों की नौकरी, निवेश, निर्यात, उपभोग। इस देश में पार्ले जी नाम का एक बिस्किट होता है, छोटा सा बिस्किट का पैकेट 2 या 5 रुपए का गांवों में आता है, वो मानक होता है। सैशे इस देश में लॉन्च हुए क्योंकि गांवों में एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की खपत बढ़ रही थी, उपभोग बढ़ रहा था। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में एफएमसीजी की खपत घट गई, बिस्किट बनने खत्म होने लगे और धीमी गति से बिकने लगे, क्योंकि कारवार तो छोड़ दीजिए, इस तरह की चीजें बिकनी और उपभोग होना खत्म हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसों की कमी थी। और पैसों की कमी क्यों थी अंजना जी? क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के वेतन घटे थे। कोरोना काल के पहले, क्योंकि ठीकरा कोरोना पर फोड़ा जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर मैं आऊंगी। कोरोना काल के पहले ही 2019 में हमारे युवाओं में बेरोजगारी की दर 23% थी। दुनिया में सिर्फ 3 और राष्ट्र हैं जिनकी हमसे ज्यादा है, बाकी सबकी युवाओं की बेरोजगारी हमसे कम है। गरीबी की लोग बात करते हैं, ये तो गरीबों की सरकार बोलते थे, इनके कार्यकाल में गरीबी और अमीरी का फासला और बढ़ा है। कोरोना काल के दौरान ही इस देश में 177 अरबपति बन गए हैं, लेकिन गरीबों का क्या हुआ है? 1% इस देश की जनता का पिछले 7 साल में 1% जनता के पास 77% राष्ट्रीय संपत्ति पर कब्जा है। जो जिस तरह की डुओपोलीज और मोनोपोलीज क्रिएट करी है, वो मोदी सरकार की देन है। गरीबी की मैं बात बताऊंगी। यूपीए के दौरान 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर खींचा गया था। 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो गरीबी की बात करते हैं। आप गुर्बत जानते हैं क्या होता है? गुर्बत यह होता है कि चिलचिलाती धूप में एड़िया जब लोग रगड़ रहे थे तो हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे कि नहीं जी, कोई सड़क पर है ही नहीं। जब लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे, तब हम कह रहे थे हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम वैक्सीन निर्यात करेंगे। वो वैक्सीन हमारी थी, हमारे देश की थी, उसका कमर्शियल बेचने का काम आपने किया। तो 7 साल में अपनी पीठ आप थपथपाइएगा, अपना सीना आप ठोकिएगा, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आपने इस देश के खिलाफ बहुत बड़े बड़े अन्याय किए हैं और वो सड़क के ऊपर दिख रहे हैं अन्याय। जवाब देता हूं। ठीक है सुप्रिया जी, जिन बिंदुओं पर किया, अब एक एक करके संबित पात्रा जी सब पर आपका जवाब लेंगे। 1 सेकंड, एक एक करके, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो और पूरा घाल मिल ना हो जाए। मैंने लिख लिया है, मैंने सारे पॉइंट लिख लिए। लोकतंत्र खतरे में है आपके रहते हुए, बोलने की आजादी, इन सब पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर। सर, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम पर है, और जिस तरह की परिस्थितियां पिछली लॉकडाउन की वजह से बनी है और इस बार भी आर्थिक गतिविधियां कम है, बेरोजगारी, इन सब पर आपका क्या जवाब है? देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने 2 शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा गब्बर सिंह टैक्स और दूसरा कहा नोटबंदी। इन दोनों के कारण से अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। देखिए, दोनों के ऊपर रेफरेंडम हो गया है, क्योंकि इलेक्शन 2019 में हुआ था, प्रचंड बहुमत के साथ हम आई, आपने खुद बताया है। ये तो शुरू से ही जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कर रहे थे, जबकि 12 साल उसी के ऊपर बैठे हुए थे। नोटबंदी को लेकर, क्योंकि इनका दुकान बंद हुआ है, तो स्वाभाविक है ये परेशान तब से चले आ रहे हैं और रह के दिल धड़कता है उनका, जबकि जनता ने उसका समर्थन किया। तीसरी बात, इन्होंने कहा 1% जनता जो है खरबपति बन गई, करोड़पति बन गई। ये तो राहुल गांधी जी का फेवरेट डायलॉग है कि वो 5 लोग ही हैं देश में, वो 25 लोग ही हैं देश में जो सारा कुछ करते हैं। अंजना जी, ना टाटा को बीजेपी ने बनाया, ना बिरला को बीजेपी ने बनाया, ना अंबानी को हमने खड़ा किया है, किसी को भी हमने नहीं खड़ा किया। ये जो 5%, 1%, 25 लोग हैं जो अमीर है देश में, वो हमारे सरकार में आने से पहले ही अमीर थे। क्यों थे, क्यों नहीं थे, वो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा आप जानते हैं गुर्बत क्या होती है? नहीं, हम नहीं जानते, मोदी जी भी नहीं जानते हैं गुर्बत क्या होती है। गुर्बत के कोई जानता है इस देश में, तो इस देश में गुर्बत केवल गांधी परिवार ही जानता है। इन्होंने कहा गुर्बत होती है जब जो पैर होता है वो घिस जाता है धूप में चलते चलते। बिल्कुल सही बात है। एक परिवार लोकतंत्र में 70 साल तक चलता रहा है, पैर तो घिस ही जाएंगे। इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में नेहरू जी चले, फिर चिलचिलाती धूप में इंदिरा जी चली, उसके बाद फिर राजीव जी चले, उसके बाद सोनिया जी चली। बेचारे राहुल जी चल नहीं पा रहे हैं, ये धूप की गलती नहीं है, उनकी पैरों की खामी है। ये बताइए गुर्बत हमें सिखा रहे। अंत में अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए इस पे आप टेक्निकल डिबेट जरूर करिए, मगर अंजना जी आप बताइए 2019 से पहले इसी अनएम्प्लॉयमेंट पे
नो कॉन्फिडेंस मोशन सोनिया गांधी पार्लियामेंट के पटल पर लेकर आई थी। उस समय भी डायलॉग यही था कि हिंदुस्तान विश्व में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है, इस ग्रोथ में हिंदुस्तान के एम्प्लॉयमेंट है नहीं। मगर क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में। इनके खुद के साथी जो विपक्षी पार्टी है वो भी एक नहीं हुए। बाद में सत्ता हमको ही मिली क्योंकि लोगों ने आशीर्वाद हमें दिया। देखिए, कोरोना काल में मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मैं यहां चर्चा करूंगा, मगर पहले 7 साल की चर्चा चल रही है। आप मुझे कोरोना के बारे में पूछेंगी, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, मैं उस पर डेमोक्रेसी की हत्या, आपने लेकिन 7 साल के रिपोर्ट कार्ड में एक बार सुप्रिया जी एक छोटा सा जवाब ले रही हूँ। 7 साल का रिपोर्ट कार्ड हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर बात हो रही है, आप इसमें भी नेहरू जी को ले आए, आप इसमें भी इंदिरा गांधी को ले आए। ये आरोप भी आपकी सरकार पर लगता है। पूछो, आपका काम, आप कांग्रेस और कांग्रेस के नेहरू तक पहुंच जाते हैं। मैं इसका जवाब देता हूं। मैं क्यों पहुंचा नेहरू जी तक? मैं इसलिए पहुंचा नेहरू जी तक क्योंकि इन्होंने कहा गुर्बत क्या है ये आप जानते हैं क्या? हमारे समय इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। मैं नेहरू जी को इसलिए लेकर आया क्योंकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाना है, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाना है, राजीव जी सोनिया जी भी कहते थे गरीबी हटाना है, मगर कितना गरीब हटा वो आपने भी देखा है। मैं आपको एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं। इस देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम जनधन योजना का 50 करोड़ लोग देश में ऐसे थे जिनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे। अंजना जी, ठीक है, आप सोचिए जरा। एक नहीं अंजना जी, एक 5 सेकंड और लेता हूं। ठीक है, 1 लाख से अधिक गांव, मतलब 1 लाख से अधिक स्थान ऐसे थे, गांव नहीं कहूंगा, गांव के अंदर भी जो सब स्टेशंस होते हैं, ऐसे एरिया थे जहां पर 70 साल के बाद भी रोड्स नहीं पहुंच पाए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आप जानती हैं अंजना जी 50,000 किलोमीटर्स ये सैंक्शन था, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं 44,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पूरा कर लिया है। ये छोटी बात नहीं है। बिजली पहुंचाना, आप सोचिए, आपने सुंदरवन का स्टोरी आज तक जब जर्नलिस्ट थी तो इकोनॉमी कवर करती थी। बिजली पहुंचाना, ठीक है, ठीक है। अर्थव्यवस्था पर आपकी अच्छी पैठ है और इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत एक सवाल आपसे मैं पूछती हूं, अगर जरा न्यूट्रल होकर आप इस पर, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड नहीं है इस देश में? क्योंकि हमने हमेशा देखा कि जिसके लिए जो पैसा होता था सरकारें देती थी उन तक पहुंचता नहीं था। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है अकाउंट खोलकर, क्या ये एक बड़ा कदम नहीं है? ये एक सच्चाई है कि अभी परिस्थितियां बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये अकाउंट्स खोलना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ देखना एक बड़ा सवाल नहीं? और इसी पे जोड़ दे रही हूं एक और सवाल कि अगर दूसरे कार्यकाल में बीजेपी को जनता की तरफ से झटका लगा होता तब आपकी बातों में दम दिखता। अभी 3 साल अगली बार के लिए इंतजार करना है, लेकिन सवाल यह है कि दूसरी बार भी वो प्रचंड जनादेश से जीते। दोनों मुद्दों पर आपका जवाब। सुप्रिया जी। मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि कैसे आज 7 साल के बाद इन्होंने ये नहीं डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान आजाद ही 2014 में हुआ था, 1947 में कहां आजाद हुआ था। मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन क्योंकि नेहरू जी की बात उठी है तो आज एक बात जरूर कहूंगी। नेहरू जी आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं थे, नेहरू जी आजादी के लड़ाई के एक पुरजोर योद्धा थे। उन्होंने 9.5 साल अपने जीवन के जेलों में काटे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। चाहते तो बहुत माफीनामे या मुखबिरी करके आराम का जीवन जी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। नेहरू जी ने बहुत कुछ खोया था इस देश के लिए, ये मैं जरूर कहूंगी। खिसियाकर हंसने से इस समय कोई बात नहीं बनेगी। नेहरू जी ने मैं कहां खिसिया, मैं तो आरती की थाली सजा रहा हूं। एम्स, IIM, DRDO, सेल, BHEL जैसी संस्थाएं बनाई जिनको ये बेचने को तैयार है, जिनके कारण आज देश खड़ा हुआ है। ये मैं नेहरू जी के बारे में बताना चाहती हूँ। इंदिरा जी का नाम लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए भाजपा को, और इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत थी। मैं अंदर की संबल की बात कर रही हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश खड़ा कर दिया। हम तो चीन का नाम ही नहीं ले पा रहे, ये तो इनकी असलियत है। खैर, क्योंकि आप इकोनॉमी पे बात कर रही थी, मैं इकोनॉमी पर आती हूं। इस देश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में व्हाइट कॉलर जॉब्स, नौकरीशुदा लोगों की नौकरियां चली गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 11.5% से ज्यादा पर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कहते हैं नौकरियां हैं, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, और आंकड़े तो आप ही के दिए हुए हैं महानुभाव, आंकड़े तो आप ही की सरकार से आ रहे हैं।
वही बता रहे हैं 11.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। गरीबी हटाई हमने, 27 करोड़ लोगों को 5 साल में गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर खींचा था। महानुभावों ने 7 साल में 23 करोड़ को उसके नीचे ढकेल दिया। तो ये तो इनकी असलियत है। अब आपने बैंक की बात पूछी, अच्छा सवाल पूछा, उसका जवाब मैं देती हूं, लेकिन उसके पहले एक तथ्य आपको और बता देती हूं। आप कॉर्पोरेट जॉब करती हैं, आपका पीएफ कटता होगा, और वो पीएफ अमूमन लोग छूते नहीं है ये सोचकर कि ये रिटायरमेंट पे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, शादी ब्याह पे, घर खरीदने में खर्चा होगा। आपको पता है मोदी जी की ऐसी कृपा रही कि 45,000 करोड़ रुपए उस पीएफ से लोगों को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि नौकरियां चली गई और वेतन घट गए। ऐसी कृपा रही। तो जनधन अकाउंट खोलकर अकाउंट बैलेंस जीरो रहना कोई बड़ा काम नहीं है। आप अकाउंट कितने भी खोल लीजिए। किसानों की बात ये कर रहे हैं, एक जवाब उन किसानों की बात जो 6 महीने से सड़कों पर है। भारत माता के सबसे प्रिय पुत्र हमारे अन्नदाता किसान सड़कों पर है। उसको नक्सलवादी और आतंकवादी इन्होंने कहा, लाठियां इन्होंने बरसाई, 500 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। ये किसानों की बात कर रहे हैं। मतलब मैं तो ठीक है, किसानों के मुद्दे पर आवाज है। अगले शो में आपने 4 स्तंभों का जब जिक्र किया संबित जी, जी सुप्रिया जी, आपने संबित जी किसानों की बात सबसे पहले की। जी, आपने किसानों की बात सबसे पहले की, लेकिन जो सुप्रिया जी कह रही हैं, किसान सड़कों पर बैठा है। देखिए, ठंड में और कोरोना सबके बीच में, और किस तरह से लोगों की जान भी वहां पर जा रही है। अब सवाल यह है कि ये आपकी ही जवाबदेही, जिम्मेदारी है ना। कब तक बोलिएगा कि किसान विपक्षी पार्टियों के हैं? किसान बैठे हैं सर, और आज भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी घर वापसी नहीं। ये किसकी जवाबदेही है? मैं हमारी जवाबदेही है, शांति से जवाब दूंगा। अंजना जी, अगर सारे किसान देश के सड़क पर बैठे हुए हैं तो ये 30.54 करोड़ टन जो सबसे रिकॉर्ड बम्पर उत्पादन हुआ है इस बार खाद्यान्न का, दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल, सबका, ये क्या रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी जाके किसानी कर रहे थे? इन्होंने खेत चलाया है, हल उन्होंने जोता है, जो इतना कुछ प्रोडक्शन हो गया। ये बात मत कहिए कि सारा किसान जो है नाराज होकर रास्ते पे बैठा हुआ है। नहीं, हाँ, मुट्ठी भर लोग जरूर आंदोलन कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो 26 जनवरी में भी हमने देखा। अभी चार्जशीट भी आया है, और कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए किस प्रकार से जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मुझे माफ करिएगा, जिन लोगों ने 26 जनवरी में हमारे लाल किले के ऊपर हुड़दंग किया, मैं उन्हें अन्नदाता नहीं कह सकता। जिन्होंने बम्पर प्रोडक्शन दिया है, मैं उन्हें अन्नदाता कहूंगा, उनके पैर को छूकर नमन भी करूंगा। ये संभव नहीं होता है। सरकार ने उनको क्या दिया है जो ये संभव हुआ बम्पर उत्पाद होना? अब देखिए, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके लिए तो ये 6,000 रुपए इंस्टॉलमेंट कुछ मायने नहीं रखता होगा, क्योंकि उनके लिए 500,000 रुपए तो वो कॉफी चाय में पी लेते होंगे। मगर 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसान को देना, और किस प्रकार से 1,37,000 करोड़ रुपया ये किसान सम्मान निधि के माध्यम से वेरियस इंस्टॉलमेंट, और कोरोना काल में मोर देन 84,000 करोड़ रुपीस ये जो किसानों को दिया गया है, किसानों का बहुत बड़ा संबल। अभी जो बॉर्डर पर बैठे हैं सर, वो किसान है या हुड़दंगी है? ये साफ कर दीजिए। देखिए, अंजना जी, मैं उनका नामांकन नहीं करूंगा, मगर अंजना जी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, जिन लोगों ने 26 जनवरी का हुड़दंग किया, जो लोग अभी कोविड रूल्स को नहीं मानते हुए, आपने देखा कितना बड़ा वेव कोविड का चल रहा है, उसमें खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उनका कोई नामांकन नहीं करना चाहूंगा। मगर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, देश का किसान कामगार है, देश का किसान मेहनती है, और ये बम्पर प्रोडक्शन दे रहा है। विश्व का रिकॉर्ड आप जानती हैं, गेन संस्था है, ग्लोबल एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, गेन, जो यूएस एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का है, उसने क्या कहा है? स्टडी करने की आवश्यकता है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक इंडिया में इस प्रकार का बम्पर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। हमेशा दाल, आप याद करिए, दाल के रेट बढ़ के 100 रुपए 200 रुपए होते थे। ठीक है, इसका जवाब देंगे। का प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, कौन प्रोडक्शन कर रहा है आप बताइए? अगर सारे किसान सड़क पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सुप्रिया जी इसका जवाब देंगे, लेकिन ये आरोप सही नहीं है ना कि सारी की सारी पब्लिक गैदरिंग इतनी पूरे देश में होती रही, और आप सिर्फ कहें कि किसानों के आंदोलन की वजह से कोविड देश में फैला। ये तो नहीं कोई स्वीकारेगा ना। सवाल ये है कि पब्लिक गैदरिंग होती रही, चुनाव होते रहे, तमाम धार्मिक आयोजन होते रहे, कहीं पर क्रिकेट मैच होता रहा। अंजना जी, किसानों में सबकी नींद जाग जाती है कि किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है, लेकिन सर पब्लिक गैदरिंग होती रही, देश के तमाम हिस्सों में होती रही। किसने रोक लगाई? किसने रोक लगाई? आप भी लॉकडाउन पहली बार डिक्लेयर करने के बाद बैकफुट पर थे सर।
ठीक, सुनिए अंजना जी, मैंने अंजना जी इस पूरे डिबेट में आप देख लीजिए, मैंने कहीं नहीं कहा कि किसानों के उसी आंदोलन के कारण देश में कोरोना फैला। मैंने कहा कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। और बार बार ये जो कांग्रेस पार्टी की एक इच्छा है कि वो कुंभ को हर जगह लेके आए, धार्मिक कॉन्ग्लोमरेशन को, कुंभ को बदनाम पूरा करो और बाकी कॉन्ग्लोमरेशन के बारे में बात मत करो। यही तो टूल किट है। और क्या टूल किट है? सुप्रिया जी जवाब दीजिए। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, वो जो कर रहे हैं रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, किसान कि बहुत सारे उनको वो नमन कर रहे हैं, और दूसरा कुंभ पर उनका मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सवालों का जवाब तो अनायास यही दे गए। भारत में रिकॉर्ड उत्पादन आज से नहीं, हरित क्रांति से शुरू हुआ था, और हमने और आपने सब इसके बारे में पढ़ा है, हमारे माता पिता ने इसके बारे में हमें बताया है। हरित क्रांति कब आई थी? व्हाइट रेवोल्यूशन, जब दूध की रेवोल्यूशन हुई भारत में, कब आई थी? अगर ये बोलेंगे बीच में तो मैं चुप हो जाती हूँ। आप इनके साथ शो कर लीजिए, भद्दी तरीके से शो मत करिए, अपने फिगर से बात करिए। हाँ, बीच में बोल रही थी मैडम, अभी थोड़ी देर पहले बोल तो रही थी आप। अरे मैं कुछ नहीं, आरती की थाली ही रेडी कर रहा था नेहरू जी के लिए, और कुछ नहीं। बोलिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है, सुप्रिया जी बोलिए। जिस दिन वो कर लीजिएगा सारे पाप आपके धुल जाएंगे नेहरू जी की। अभी ही करूंगा, लाइव शो नहीं करूंगा। सवालों का जवाब दे दिया। आखिर किसके कार्यकाल में हरित क्रांति आई? उत्पादन बम्पर कब शुरू हो गया? जब हरित क्रांति आई देश में। आपको याद है ना, MS स्वामीनाथन ने जब ग्लूटेन लगाया था तब हरित क्रांति आई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन कब हुआ? दूध का उत्पादन बम्पर कब बढ़ा? हमारी नीतियों की वजह से बढ़ा। उसके बारे में बात करेंगे नहीं, पूछेंगे क्या हुआ? ये हुआ था हरित क्रांति का जो आप आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो तब शुरू हुई थी। किसानों की बात कुछ कर रहे थे 6,000 रुपए की। मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, और मैं किसान परिवार से हूं। जो लोग हल और कुदाल का अंतर नहीं जानते, उनसे कृषि पर क्या बात करनी, लेकिन फिर भी बता राहुल जी को क्या गाली दे रहे हैं? हल और कुदाल तो वही नहीं जानते हैं। खेत होते हैं, सम्मिलित परिवार होते हैं, सम्मिलित परिवार होते हैं, और उन सम्मिलित परिवारों का एक व्यक्ति बैठकर प्रदर्शन कर रहा है, तो सारा का सारा परिवार, जिसमें महिलाएं भी हैं और वुमेन एग्रीकल्चरल लेबरर ज्यादा होती हैं, वो सारे के सारे लोग खेती कर रहे हैं। उनके श्रम और उनके पसीने का नतीजा है कि आज बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है, और उन्हीं के घर के लोगों को आप आतंकवादी कह रहे हैं। नामांकन नहीं करेंगे? नामांकन तो उनके मंत्रियों ने एक नक्सलवादी, पाक चीन एजेंट, आतंकवादी, हुड़दंगी कहकर कर ही दिया। खैर, मैं एक बात आपको और बता दूं, 6,000 रुपए की बात हो रही है ना यहाँ पर। GST लगा ट्रैक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर, दाम बढ़े डीजल के, उसके चलते अंजना जी 15,000 रुपए प्रति, लेकिन मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो आप ही की बात से शुरुआत करूंगी। ना अंजना जी, आप ही की बात से शुरुआत करूंगी। ठीक है, यही से चर्चा आगे लिए चलेंगे। आप अपनी बात किसानों पर पूरी कीजिएगा, और फिर अगले सवाल पर हम पहुंचेंगे आखिरी हिस्से में इस डिबेट के, कि क्या इस सरकार के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट होता है? क्या लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है? और इसी के साथ क्या यह सरकार अपनी किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म या फिर कोई भी अगर बुराई करे तो सुनने को तैयार नहीं होती है? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश आगे बढ़ रहा है बनाम देश भुगत रहा है। जी हां, बीजेपी सरकार का दावा कि देश आगे बढ़ रहा है, काम हो रहा है देश में, वहीं विपक्ष का, कांग्रेस का आरोप कि देश भुगत रहा है। इससे पहले कि हम लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और इन तमाम मुद्दों पर जो सवाल, एक आरोप सरकार पर लगता है वो ये कि सरकार को आलोचना पसंद नहीं है। लेकिन इस पर आने से पहले एक बार किसान के मुद्दे पर, चूंकि बीच में ही सुप्रिया जी आपकी बात कट गई थी, किसानों के मुद्दे पर अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल ये है कि आज जो परिस्थितियां देश में बनी है, कोई भी ये कहेगा कि आप ठीक है, आप जहां पर हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनकी भी जान को कहीं ना कहीं एक खतरा तो बनता ही है कोविड के इस काल में, अगर वो आंदोलन करते हैं और आप लोग तमाम राजनीतिक पार्टियां समर्थन देती हैं। सुप्रिया जी, बात पूरी कीजिए। मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। 6,000 की बात होती है, चलिए ठीक है, आपकी बात मान भी ली जाए। इस देश में 14.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। 6 करोड़ किसान क्यों वंचित रखे हैं आपने? पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूं कि 6,000 तो रुपए आप दे रहे हैं किसानों को, लेकिन जो कृषि का दाम आपने बढ़ा दिया है पर हेक्टेयर, 15,000 रुपए पर हेक्टेयर बढ़ा दिया है,
उससे 2.5 लाख करोड़ तो आपने किसानों से ऑलरेडी वसूल कर लिया, चाहे वो जीएसटी पर हो, कीटनाशक दवाइयों पर, खादों पर, ट्रैक्टर पर, या डीजल के बढ़े हुए दाम हो, 90-100 के पार पेट्रोल है। इस तरह की बातें जब ये करते हैं तो लगता है कि इनके बाएं हाथ को इनके दाहिने का ही पता नहीं। अगर पता होता तो समझते खेती होती कैसे है और की कैसे जाती है। खेती के बारे में पता नहीं, आ जाएंगे यहां पर खेती का प्रवचन देने। खैर, आपने जो बात कही मुद्दा आपका सही है, लेकिन मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, और जवाब ये पूछ कर दूंगी, किसान वहां बैठने को क्यों मजबूर हुआ है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। किसान बैठने को इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि चुनी हुई सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवाकर कीले गुड़वाई तार लगवा दिए वहां पर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने ऐसा किया, किसान को किसने बैठने के लिए मजबूर किया? किसानों को अप्रूवल तो चाहिए नहीं था, किसान तो आपसे आके बात करना चाहते थे, आपने किसान को वहां मजबूरन बिठाया। बड़ा दिल करिए, बात करिए, आप तो एक फोन कॉल दूर थे। आज क्या हुआ? आज उस फोन कॉल को छोड़ के 22 जनवरी के बाद एक मीटिंग नहीं हुई है किसानों से, तो पूछिए जरा कब होगी किसानों से बात? अरे इतना आंदोलन अगर किसी देश में किसी सरकार के नीचे होता है, सरकार के खिलाफ होता है संबित जी, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होती है, उसको भी विपक्ष पर नहीं फोड़ सकते हैं आप उसका ठीकरा। ये तो आपकी सरकार को ही मैनेज करना होगा। और फिर इसी के साथ उस सवाल का भी जवाब दीजिए। ये आरोप लगता है कि आपकी सरकार को आलोचना पसंद नहीं है, आप उसे दबा देते हैं, उसे स्वीकारते नहीं, और आपकी पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा ब्रिगेड लग जाती है उन आलोचना करने वालों को ही झूठा साबित करने में। समझिए अंजना जी, पहले किसानों का जवाब दूंगा और उसके बाद ये जो लोकतंत्र रोज रोज खतरे में आता है 2014 के बाद, उसका जवाब दे दूंगा। देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कुदाल और फावड़ा तो पता नहीं है, और आ जाते हैं किसानों के बारे में बात करने के लिए। किसके लिए कहा गया है वैसे समझ में तो आया नहीं मुझे, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी तो कुदाल फावड़ा भी जानते हैं और किसानी क्या होती है वो जानते हैं। अब पता नहीं राहुल जी कुदाल फावड़ा का अगर चित्र भी बना के रख दे सामने में तो वो जान पाएंगे कि नहीं कुदाल कौन सा है, फावड़ा कौन सा है। खैर वो तो राहुल गांधी जानते हैं। अब देखिए, मैं बार बार किसानों को लेकर ये कह रहा हूं कि ये जो बम्पर उत्पाद हुआ है, ये बम्पर उत्पाद आंदोलनकारी किसानों ने नहीं किया है, ये बम्पर उत्पाद उन लोगों ने किया है जो वाकई जमीन पर है। और क्यों किया है? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। क्या बेनिफिट मिला है? मैं एक उदाहरण देता हूं, इसको आप कंटेस्ट कर लीजिए। 2013-14 में जो कुल हमारा एग्रीकल्चरल बजट था वो कितना था? वो बजट था 21,933 करोड़ रुपया। इसको बढ़ा करके 21-22 में ये कितना बना? 1,23,017 करोड़। ये कुल मिलाकर के 5.5 गुना बढ़ाया गया है। ये छोटी रकम नहीं। फसल बीमा योजना, इसके बारे में तो बात होनी चाहिए बिल्कुल। फसल बीमा योजना अंजना जी, आप जानते हैं 6 करोड़ फार्मर जो हैं वो इस बीमा योजना से लाभान्वित हुए हैं। 64% इंक्रीज है ये 2014-15 से 2021-22 में। अभी 2021 में 64% बढ़ोतरी है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 4.26 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, अब वो बढ़कर के 11.58 लाख हेक्टेयर जमीन बनी है। बहुत सारे ऐसे एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा। ये तो एमएस स्वामीनाथन जी ने खुद अपने कमेटी के रिपोर्ट में कहा कि जो मैंने स्वप्न देखा था उस स्वप्न को साकार मोदी जी ने किया है। उन्होंने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लिख के बताया है। अब आपके में लोकतंत्र जो हत्या हम कर रहे हैं और इनको बोलने की आजादी नहीं है अंजना जी। और किस प्रकार की आजादी चाहिए? आप बोलिए, क्या नहीं बोल चुके हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये तो खुद राहुल गांधी के प्रेजेंस में हो रहा था जेएनयू में। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इससे बड़ी आजादी इनको क्या चाहिए? और तो और सर्जिल इमाम कह रहा था कि मैं तो जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दूंगा, जो मुस्लिम है वो लोग आके अटैक कर दे चिकन नेक पे, उससे पूरा हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और चाइना को फायदा मिलेगा। उसके समर्थन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। सर्जिकल स्ट्राइक को ये लोग सर्जिकल कह देते हैं, ये लोग एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं करते हैं। अब कितनी मोदी जी को कोई ऐसी बिच्छू से लेके, वायरस से लेके, रेबीज का डॉग से लेकर, आप बता दीजिए कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई है मोदी जी को? सारी गालियां दे दी गई हैं। अब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं चाकू छुरी लाके हमें मारे क्या? ये आजादी चाहते हैं। और आप रोज डिबेट में देखिए हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं और इनके व्यवहार को देखिए। और अंत में देखिए, दूध भी नेहरू जी ने दिया और गेहूं भी नेहरू जी ने दिया। ये गलत बात है। आप लोग रिसर्च करिए। नेहरू जी के समय खाद्यान्न की परिस्थिति यह थी कि PL 480 के अंतर्गत हिंदुस्तान को, मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, हिंदुस्तान को गिड़गिड़ा करके खाद्यान्न बाहर से लाना पड़ता था। PL 480 इसके पूरे इस विषय में लोगों को जानना चाहिए कि खाद्यान्न नेहरू जी ने दिया, दूध नेहरू जी ने दिया। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? इंसान है, भगवान नहीं है। और आप अगर लगता है कि मेरे पाप भूल जाएंगे नेहरू जी से, तो मैं बिल्कुल कहता हूं
मैं आरती की थाली लाकर इस पूरे डिबेट के बाद नेहरू जी की आरती भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है। सुप्रिया जी, दोनों पर आपका जवाब। अनर्थक और अनर्गल बातों का, हाँ, अनर्थक और अनर्गल बातों के लिए ना मेरे पास वक्त है ना मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स अनर्थक नहीं होता, निरर्थक होता है। निरर्थक, अनर्थक शब्द नहीं। कीनिया आज भारत को 12 टन की हमारे यूपी में अनर्थक बोला जाता है, हो सकता है आपके यहाँ ना बोला जाता हो। अनर्गल बातें मत करिए, शांत रहिए। कीनिया आज भारत को 12 टन अनाज बेच रहा है। यहाँ तो हमें मोदी जी ले आए कि कीनिया जैसे देशों से अब जा रहा है, तो ये वाली बातें अब बताइए। कीनिया से अब हम ग्रांट ले रहे हैं, खैर चलिए कोई बात नहीं। गलत आदमी से गलत पंगा नहीं लेना चाहिए। एग्रीकल्चर और एलाइड बजट अगर मैं पूछ लूंगी तो बता नहीं पाएंगे, और ये भी नहीं बता पाएंगे कि इस वर्ष के वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर। अंजना जी, मैं सुप्रिया जी पूरा कर ले, करूंगी, आप डिबेट करिए। एक बार सुप्रिया जी पूरा कर ले। संबित जी मैं नहीं बोलूंगी, एक बार सुप्रिया जी को ठीक है पूरा करे, वो आपसे मैं जवाब लूंगी, प्लीज। ओके, बोलिए सुप्रिया जी। मैं बीच में नहीं बोली थी, और अगर आपकी बात में इतना दम है तो आप अपने टर्न का वेट करिए। बौखला कहे जा रहे हैं बीच में, क्यों किसी का प्रभाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अंजना जी, ऐसा है, एग्रीकल्चर और एलाइड बजट जो है ना इस देश का, वो इस वित्तीय वर्ष में घटा दिया गया है। इनको पता नहीं होगा। जो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान योजना, उसका आउटले घटा दिया गया है, इनको पता नहीं होगा। इनको ये नहीं पता होगा कि फसल बीमा योजना अब अधिकतर जगहों पे बंद कर दी गई है, क्योंकि 26,000 करोड़ का मुनाफा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को हुआ था, ये पता नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ किसानों के ऊपर से। आपने क्योंकि आजादी की बात पूछी थी, बोलने की आजादी की। आज इस देश में एक पत्रकार है जो दिखाता है कि मिर्जापुर में नमक और रोटी बच्चों को खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हुआ। कोरोना काल में देवरिया के एक अस्पताल में एक लड़की से पोछा लगवाया जा रहा है, उसकी मां वहां एडमिट है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हुआ दिखाने के लिए। मुसहर घास खा रहे हैं प्रधानमंत्री के वाराणसी कंस्टिट्यूएंसी में, देशद्रोह का मुकदमा हुआ। यहां पर पूछने की, सवालों की बात पर देशद्रोह का मुकदमा कैसे हो जाता है, मुझे बताइए। अगर अभिव्यक्ति की आजादी है और हम एक लोकतांत्रिक देश है, तो सवाल पूछना सरकार से अलोकतांत्रिक कैसे हो जाता है? और चलिए अगर हो भी जाता है, अगर आप तड़ातड़ देशद्रोह के मुकदमे लगाते भी हैं, तो आपकी जो फ्रंटल एजेंसीज हैं वो क्यों नहीं प्रूव कर पाती हैं? दिल्ली पुलिस कहीं कहीं तो एफआईआर के बाद चार्जशीट ही नहीं लगा पाती है, रिप्लाई ही नहीं कर पाती है, कोर्टों की झाड़ सुननी पड़ती है। तो मुझे एक बात बताइए, जिस देश में बोलने की आजादी हमारे संविधान ने दी है, तो इनकी दो टुच्ची बातों से कोई डर थोड़ी जाएगा। मैं छोटी सी एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रही हूं। बोलने की आजादी सबको है, लेकिन उसी बोलने की आजादी से जब हमारे देश में, गांधी के देश में गोडसे के उपासक गोडसे की जय जयकार करते हैं, उनको मोदी और शाहजी कैसे फॉलो करते हैं? जरा मुझे बताइए, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या वो राष्ट्र के खिलाफ द्रोह नहीं है? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? उनको तो वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय फलाना, वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय ढिमकाना। अरे क्या तमाशा है इस देश में भाई? इस देश में लोगों की बोलने की आजादी, स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ पड़ जाना, एजेंसीज को, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को अपना फ्रंटल बना लेना, ये क्या तरीके हैं? मेरे ब्लड प्रेशर की चिंता मत करो संबित पात्रा, सवालों का जवाब दो, परेशान मत हुआ करो सवालों से। मैं कहां परेशान हूं? आलोचना करने पर आप अपनी एजेंसियां, ठीक है, फिगर्स कोट करना, आलोचना करने पर आप अपनी एजेंसियां उनके पीछे छोड़ देते हैं। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहता है उसका आप मुकाबला करते हैं अपनी एजेंसियों के जरिए। ठीक है, प्लीज जवाब लेते हैं। और सरकार की तरफ से ऐसे लोग जो गोडसे के भक्त हैं, उनके आपके जो सर्वोच्च लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं। अरे अंजना जी, आप तो, मैं बोल रहा हूँ बाकी सबको छोड़ दीजिए। ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना। अरे आप हमारी लास्ट 5 डिबेट निकाल दीजिए। टुच्ची, कमीना, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के लिए किया हुआ है। क्या कर दिया हमने अपनी बहन के खिलाफ? कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। और तो और इन्होंने तो भेजा था मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान। मोदी की सरकार को गिराना होगा। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तरतरा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार। ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। क्या कर दिया मणिशंकर अय्यर का? कोई गिरफ्तारी कर दी मोदी जी ने मणिशंकर अय्यर का? अरे कुछ नहीं किया अंजना जी। ये क्या बोल रहे हैं कि हमने किसी को फॉलो कर दिया ट्विटर इत्यादि पे? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, रविशंकर जी भी 2 दिन पहले आपके चैनल पे आके बोल के गए थे
ये लोग ट्विटर को और ये जो प्लेटफॉर्म्स है उसको बचाने की कोशिश न करें। अगर हमारे देश में आप सामान बेचने आए हो, हमारे देश में आप व्यवसाय करने आए हो, तो हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी को बुरा लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, क्यों, एक सेकंड अंजना जी, आप आ जाइएगा, आप तो आ ही जाती हैं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, थोड़ी देर बाद ले ले। मैं अंजना में बोल लो, अंजना जी क्या कारण है जो 2008 पूरा कर ले सुप्रिया जी, वो पूरा कर ले। अंजना जी, आप बोल रहे हैं देशद्रोह। देशद्रोह क्या होता है मैं बताता हूँ। देशद्रोह होता है जब चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा हो और पूरा गांधी कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए रंगे हाथ। पहले तो मना कर रहे थे कि हम तो है ही नहीं, फिर फोटो जारी हो गई तो बोल रहे अच्छा ठीक है हम ही हैं। क्या कर रहे थे? 2008 में माँ बेटे जाके चाइना में हस्ताक्षर करके आते हैं कि पता नहीं कितने पैसे का आदान प्रदान होता है। आज तक चाइना को बचाने में लगे हुए हैं। क्या कारण है मैं ये पूछता हूं। वो होता है देशद्रोह। मगर क्या हमने माँ बेटे को या इनके किसी भी सदस्य को देशद्रोह में जेल में डाल दिया? बिल्कुल नहीं। आप षड्यंत्र करिए, आप पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ षड्यंत्र करिए, हम बचाने वाले हैं देश को ना। आप देश बेचिए, आप देश बर्बाद करिए, बचाएंगे हम। जिसको कुदाल भी क्या है पता है, फावड़ा भी क्या है पता है, और सर्जिकल स्ट्राइक भी कैसे करना है यह भी पता है। आ जाइए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी से इस पर, क्योंकि आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। जी मैं आ जाऊं। सुप्रिया जी, अंजना जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, और जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेप्सांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके। क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए। 18 बार मिलकर गलबैया, महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये मैं पूछना चाहती हूं। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय, 2 लाइन में जवाब संबित जी, वक्त खत्म हो रहा है। नहीं हूं और इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मैं चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए प्लीज। मैं ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट क्या दिखा पा रहे हैं? वक्त की कमी है सुप्रिया जी, 2 लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंती करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी जो सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर की इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म। अनपढ़ महिला आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़। ठीक है संबित जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नीचे कीजिए। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन की आवाज नीचे कीजिए। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा प्लीज। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, ये राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आकलन होगा कि हम चीन का नाम नहीं लेते। आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा। मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से। माँ बेटे एजेंट है चाइना के। चाइना के एजेंट cannot put my audio down. You cannot put my audio down. Extremely unfair. Very unprofessional. Unprofessional. छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे, देखते रहिए आज। झूठा कहीं का।